संख्या पद्धति पढ़ने से पहले हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ये पता होना चाहिए। देखिए हम कोई संख्या लिखते हैं 5, 6, 7, 8, 9, तो बेटा इसमें इकाई का अंक जो लास्ट वाला अंक होगा वो इकाई का अंक होगा। दहाई, ये सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे करके होता जाता है। अब जैसे जातिमान परीक्षा में पूछा जाता है, जातिमान किसी भी संख्या, किसी भी अंक का जातिमान वही अंक होता है चाहे वह किसी स्थान पर हो। कहने का मतलब यह है कि जातिमान किसी भी अंक का जातिमान वही अंक होता है चाहे वो किसी स्थान पे। जैसे हम लिखते हैं 6, 3, 7, 8, 9, इसे पूछा जाए 3 का जातिमान, 3 का बेटा जातिमान क्या है? 3 दूसरे स्थान पे, स्थान से कोई मतलब नहीं है, 3 का 3 ही रहेगा। 8 का 8, जातिमान कभी भी नहीं बदलता है। अब देखते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या है कि स्थान के हिसाब से, जैसे हम लिखे 6, 3, 7, 8, 9। अब जैसे कहा जाए 9 का इकाई के स्थान पे जो अंक होता है उसका जातिमान हमेशा वही होता है। जैसे आप 8 का जातिमान पूछे, सॉरी 8 का स्थानीय मान पूछे, 8 है, एक अंक बचा, 0 बढ़ जाएगा। 7 का 7 है, 2 0 बढ़ जाएंगे। 3 है, 3 अंक बचे। इकाई के अंक पे जो होता है उसका स्थानीय मान वही होता है। अब पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सहअभाज्य संख्या। पूर्ण संख्या उन्हें कहते हैं जो 0 से आरंभ होती हैं, 0, 1, ... 2, 3 इनफाइनाइट। प्राकृतिक संख्याएं वो कहलाती हैं जो 1 से आरंभ होती हैं। सम संख्याएं वो कहलाती हैं जो 2 से पूर्णतया विभक्त होती हैं। सम संख्याएं वो कहलाई जाती हैं जो 2 से पूर्णतया विभाज्य होती हैं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं उन्हें कहते हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो स्वयं, जैसे हम यहां पर लिखते 23, तो बेटा 23 की गुणनखंड क्या होगा? 1 और 23। तो अभाज्य संख्याओं के केवल कितने होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। प्राकृतिक संख्या p/q के रूप में होती है, जहां पर q बराबर नॉट 0, कभी भी q का मान 0 नहीं होगा। परिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं होती है। परिमेय संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। जैसे 2 लिख दे, कोई भी वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या पाई, समिश्र नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या में 2 संख्याओं का मात्रा हमेशा 1 होता है। जैसे लगातार कोई संख्या लिखी हो तो वो कैसी होगी? सहअभाज्य संख्या।
जैसे दो अभाज्य संख्याएं लिखी हैं, अभाज्य संख्या वो सहभाज्य संख्याएं होगी। देखते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता दो से विभाज्य संख्या, दो से विभाज्य। आप इकाई का अंक तो जान ही गए। किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वो 2 से पूर्णतया विभक्त होगी। जैसे 6, 7, 8, 0, तो इसे आप देखिए और जान जाएंगे क्या 2 से पूर्णतया विभक्त है। 3 से विभाज्य संख्या, 3 से विभाज्यता का नियम ये कहते हैं दी गई संख्याओं के अंकों का योग में अगर 3 का भाग जाता है तो वो 3 से पूर्णतया विभक्त होगी। जैसे हम कोई संख्या लिखते हैं 6, 7, 8, 9। अब हमें ये पता नहीं कि 3 से विभाज्य है क्या नहीं, तो हम देखेंगे 6, 7, 13, 13, 21 और 21, 9, 30। इसका योग बेटा कितना होगा 30। अब 30 में हम 3 का भाग दें, 10 जाए 30, तो ये 3 से विभक्त होगी। जैसे हमें संख्या दे दी जाए 6, 7, 2, 9। अब आपसे पूछा जाए ये 3 से पूर्णतया विभक्त है, तो जोड़ेंगे 7, 2, 9, 9, 9, 18। तो ये बेटा कितने 3 से पूर्णतया विभक्त होगी। अब कोई आपको अंक दे दिया जाए 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1, क्या ये 3 से पूर्णतया विभक्त है? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अंकों को जोड़ेंगे। 6, 7, 13, 13, 5, 18, 18, 4, 22, 22, 3, 25 और 25, 3, 28। बेटा क्या 28 में 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये 3 से पूर्णतया विभक्त नहीं है। अब हम देखते हैं 4 से विभाज्य। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के इकाई और दाही, जैसे ये संख्या लिखी 6, 7, 0, इसमें बेटा इकाई का क्या है ये और दाही का ये। अगर इसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो ये 4 से पूर्णतया विभक्त होगी। जैसे हम कितनी बड़ी संख्या लिखते हैं, पूछा जाए ये 4 से विभाज्य है तो 32 इकाई और दाई को देखेंगे 4 का भाग चला जाए, तो ये 4 से पूर्णतया विभक्त होगी। अब हम 5 से विभाज्य देखेंगे। 5 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर इकाई के अंक पे 0 या 5 है तो वो 5 से पूर्णतया विभक्त होगी। अब जैसे हम संख्या लिखते हैं 5, 2, 0, तो ये क्या है, इकाई का अंक 0 है तो 5 से पूर्णतया विभक्त होगी। जैसे हम 5, 5, 5, 0, तो ये इकाई का 2, 5, 4, 1, इकाई का क्या है, जहां पर इकाई का अंक 0 और 5 हो वो 5 से विभाज्य संख्या होगी। अब हम 6 से देखते हैं, जिसमें 2 और 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए, जिसमें 2 और 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो 6 से पूर्णतया विभक्त होगी। जैसे हम यहां पर लिखते हैं 24, 24 में 2 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा, तो इसमें क्या 6 का भाग भी चला जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा, 12 2 24, 8 3 का 24, 6 24। अब हम देखते हैं 7 से विभाज्य संख्या। 7 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या की इकाई का अंक में 2 का गुणा करके बची संख्या में घटाने पे शेष संख्या में अगर 7 का भाग चला जाता है तो वो 7 से विभाज्य होगी। देखते हैं, जैसे कोई संख्या लिखते हैं 882, इसमें क्या कहा गया, इकाई का अंक दुगना कर दें, तो बेटा 2 का दुगना कितना होगा 4, 2 का दुगना कितना होगा 4। अब कहा गया शेष संख्या में ये घटाएंगे, इकाई का दुगना घटाएंगे,
घटाइए 4 8। अब 7 का भाग दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो 7 का भाग चला गया, ये पूर्णतः संख्या क्या 7 से विभाज्य होगी। देखते हैं 7 एकम 7 1 8, 7 दूनी 14, 7 6 11। तो कहने का मतलब ये 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब हम देखते हैं 8 से। 8 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, अगर लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाता है तो वो संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। कितनी बड़ी संख्या है? 3 4। ये बेटा लास्ट के 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसमें अगर 8 का भाग जाता है तो 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। 8 का भाग देके देखते हैं। 8 पर 40 बचा 3, 8 चौको 32। ये संख्या कितने से विभाज्य होगी? 8 से। अब हम देखते हैं 9 से। 9 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का भाग चला जाता है तो वो क्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे कोई संख्या लिखते हैं 729, 7 9 9 9 18, 9 इसमें चला जाएगा, 9 दूनी 18। कोई भी संख्या लिख दो 6 5 4 3 2 1। अब पूछा जाए ये 9 से पूर्णतः विभाज्य तो क्या करेंगे? 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, तो 20, 20 से 21। क्या योगफल में 9 का भाग जा रहा? नहीं जा रहा, तो ये 9 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। अब हम देखते हैं 11 से।